नमस्कार साथियों, मैं आपका एडवोकेट रणवीर चौधरी एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके बीच। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था चेक बाउंस से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं, और पिछली वीडियो में मैंने चेक प्राप्त करने वाले को क्या क्या कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए वो बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको चेक देने वाला, जो चेक दे देता है और सामने वाला उसको बाउंस करा देता है, तो चेक देने वाले पर क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनसे कैसे उसको बचना है और कैसे कैसे इसमें आगे माननीय न्यायालय के समक्ष ट्रायल में पैरवी करनी है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और किसी प्रकार की कानूनी जानकारी आपको मेरे से लेनी है या किसी तरह की कानूनी हेल्प मेरे से लेनी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे कार्यालय, मेरे चैम्बर पर बागपत न्यायालय परिसर में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, 138 NI एक्ट, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 138 NI एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद 138 NI एक्ट को थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा बना दिया है, जिसमें पैरवी और कार्रवाई जल्दी जल्दी होने लगी है और लोगों का पैसा वापस भी आने लगा है। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में कि कानूनी प्रक्रिया होने के बाद जब आपको तलब, यानी कि तलब किया जाएगा किसे, जिसने चेक दिया है, जो कानून की और जिसने चेक लिया है उसकी नजर में दोषी है, अभियुक्त है, विपक्षी है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, अभियुक्त, विपक्षी, वो हमारा अपना सोचने का तरीका है, लेकिन कानूनी भाषा में इसको अभियुक्त विपक्षी ही कहा जाता है। जब आपको विचारण हेतु माननीय न्यायालय द्वारा तलबी का आदेश कर दिया जाता है, उसके आगे की प्रक्रिया क्या है, आपको उससे कैसे बचना है। जब तलबी आदेश हो जाता है, उसके बाद जिसने इसमें कानूनी प्रक्रिया की है उस प्रक्रिया हेतु पैरवी करनी पड़ती है, और पैरवी के बाद आपको माननीय न्यायालय द्वारा एक सम्मन भेजा जाता है। आपको एक सम्मन भेज दिया गया, आपके जो मुकदमा है उसमें दिए गए एड्रेस पर। अगर आपको ये प्राप्त हो जाता है और आप माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचते हैं तो एक अगली कार्रवाई है, माननीय न्यायालय उसको बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं हम BW। BW मीन्स बेलेबल वारंट, वो कर दिया जाता है और ये भी पुलिस द्वारा आपको मिल जाता है। तो माननीय न्यायालय आपके द्वारा आपके लिए अगली पैरवी बढ़ा देता है और वो है NBW, नॉन बेलेबल वारंट। पुलिस आपके यहाँ जाती है, उसमें दो बातें हैं कि पुलिस आपको ये कह के भी आ जाती है कि आपका NBW आ रहा है, आप इसको कोर्ट में जाके अपनी जमानत करा लें, और अगर पुलिस उसमें आपको पकड़ के भी ले आती है। दोनों ही बात है, वो आपकी अपना पुलिस के साथ तालमेल है, आप किस तरह से पुलिस को ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर भी आप नहीं आते हैं और आपको ये तलब हो जाता है। इसके आगे की जो कार्रवाई है वो है 82, जो अब बदल गई है, लेकिन हम उसको 82-83 ही बोल रहे हैं। तो 82 क्या है? 82 है आपके घर पर जो भी आपका एड्रेस है उस पर माननीय न्यायालय द्वारा एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि ये इसी मुकदमे में अभियुक्त है और ये माननीय न्यायालय में नहीं जा रहा है। और कहने को तो मुनादी भी कराई जाती है
और फोटो भी खींचा जाता है परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, और आप यहां तक भी नहीं आते। तो इससे अगली जो कार्रवाई है वो है 83 बोले तो जो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है उसको बोलते हैं कुर्की के आदेश। 83 होते हैं कुर्की के आदेश। लेकिन यहां तक आते आते मैं समझता हूं आपको बात समझ आ जाती है कि माननीय न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। उस परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास सम्मन आता है और आप पुलिस से या न्यायालय से या जिसको आपने चेक दिया है उससे डर रहे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका चेक 1 रुपया का हो चाहे 1 करोड़ का हो, ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि ये जमानतीय है। इसमें आपको जमानत जाते ही मिल जाएगी। अगर कोई अलग कंडीशन हुई तो अलग बात है, अदरवाइज ये जमानतीय है और इसमें आपको जमानत मिल जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इसमें अपनी जमानत कराइए। जमानत कराने के बाद आप माननीय न्यायालय में जाना शुरू कीजिए। और इससे आगे की जो कार्रवाई है आपके लिए, मैं आज सिर्फ बचाव वालों की बात कर रहा हूं, विपक्षी की बात कर रहा हूं, अभियुक्त की बात कर रहा हूं। तो आपका एक बयान बनेगा जिसको हम कानूनी भाषा में बोलते हैं बयान मुलजिम। बयान मुलजिम आपका बन जाता है। तो बयान मुलजिम के बाद जो सामने वाला है जिसने शिकायत की है, जो शिकायत करता है, जिसको आपने चेक दिया था, वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहेगा कि सर एक प्रक्रिया है 143A, इसके तहत प्रार्थना पत्र देगा कि जो मेरा चेक का अमाउंट है उसका 20% मुझे दिलाया जाए। तो उसे माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है स्वीकार करे या अस्वीकार करे। लेकिन अगर उसको स्वीकार भी कर लें तो उसके भी बचाव हैं। उसके लिए आप हाई कोर्ट जाकर उसको खारिज भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अमाउंट वाकई में ही आपने लिया था तो उसको दोनों लोग बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है तो उसी परिस्थिति में एक समझौता नामा माननीय न्यायालय में लग जाता है और वो नोट फ्रेश भी हो सकता है, यानी कि वो अपने मुकदमे को वापस भी लेने का प्रार्थना पत्र दे सकता है। लेकिन आपका ये बन गया, आपको माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन, आपके अधिवक्ता के द्वारा बताई गई पैरवी के साथ कार्य कीजिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको इसमें सजा ही हो, आपको इसमें अमाउंट देना ही पड़े। एक परिस्थिति ऐसी भी आती है, अगर आप अपनी जगह ठीक है, माननीय न्यायालय को सब कुछ पता होता है, माननीय न्यायालय आपके बयान से, माननीय न्यायालय आपकी पैरवी से, माननीय न्यायालय आपके द्वारा बताई गई बातों से और माननीय न्यायालय आपके द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर आपके वाद को, आपके परिवाद को खारिज भी कर सकता है। तो वो खारिज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा शिकायत करने वाले की ही सुनी जाए। अगर आप अपनी जगह सही हैं, आपने अमाउंट लिया नहीं है और दूसरे व्यक्ति ने चेक लगा दिया है, वो होता है, बहुत कंडीशन में होता है। आम जनता, आम पब्लिक जो है उनको पता नहीं होता है कि इस चेक की कीमत क्या है। हम जो है किसी के भी बीच में आ जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना चेक हम दे देते हैं। वो व्यक्ति पैसे भी वापस कर देता है लेकिन उससे चेक वापस नहीं लेता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी कहना है, अगर आपने कहीं इस तरह से कोई चेक दिया हुआ है श्योरिटी के तौर पर और आप उसका पैसा वापस कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई अपना हो, चाहे वो कोई जानकार हो, चाहे वो कोई आपका विपक्षी हो, आप उससे अपना चेक उसी समय वापस लीजिए, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मानसिक, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो 138 में आप माननीय न्यायालय में जाइए अपने अधिवक्ता के द्वारा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप सही है तो आपको माननीय न्यायालय से न्याय मिलेगा, आपका वाद 100% खारिज होगा। आगे मैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों, ताकि लोग जान सकें कि चेक देना कितना नुकसानदायक है। चेक देना हमारे लिए
कितना ज्यादा बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। तो इसी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।